मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का द नोटबुक आईएएस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आपकी क्लासेस बढ़िया चल रही होंगे, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आप खूब सारी मेहनत कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम्स में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और आपके एग्जाम्स में जो भी करंट अफेयर्स पूछा जाएगा वो सारी कोशिश कर रहे हैं कि हम जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं कवर कर पाएँ, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाएँ यहाँ पर। तो डेली क्या करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास। तो पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे करंट अफेयर्स पर जाएंगे। तो आज के हमारा जो पहले क्वेश्चन है, ये आपको इंपॉर्टेंट न्यूज हम बता रहे हैं। जो 26 जनवरी आने वाला है उसके उपलक्ष्य में हमने बहुत सारे ऑफर्स स्टार्ट किए, तो आपको अप टू 50% और 30 मिनिमम 30 से 50% तक का आपको ऑफ मिल सकता है अगर आप हमारी कोई चीज़ परचेज करते हैं, चाहे वो क्लासेस हो ऑनलाइन या ऑफलाइन या टेस्ट सीरीज हो। तो बहुत सारी चीज़ें हमने अभी स्टार्ट की हैं और बहुत सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं। तो आप अगर चाहे हमसे जुड़ना चाहें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं बिल्कुल। देखिए हम ना हाँ फाउंडेशन बैच हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बाइलिंगुअल है, बेसिक से एडवांस है। जो मतलब एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच हमने स्टार्ट किया है, जिसमें आपकी 6 to 12 हम सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए 6 to 12 है, एडवांस बेसिक एडवांस है, बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हम। इसके अलावा हम 60 टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, 60 टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 75 रुपीज़ में आर ओ के लिए। जो भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास आर ओ के लिए 30 टेस्ट भी हैं जो मात्र 51 रुपीज़ के हैं, तो बहुत महंगे नहीं है। आप चाहें तो इनको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, ज़्यादा बहुत कॉस्टली नहीं है। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते महंगा, उनको ध्यान में रखकर ही हमने लॉन्च किए हैं। क्योंकि होता ना कि टेस्ट सीरीज पे पैसे लोग मतलब इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि पैसे ज़्यादा वेस्ट करें या नहीं करें। तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, आप चाहें तो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, जो हाल ही में भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस क्यों रखा गया है। क्योंकि इन्होंने समाज में समानता लाने के लिए, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। ये बोला है कि किस राज्य में इस स्टैचू का अनावरण किया गया है। ऑप्शन देखते हैं हम, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस मतलब बनाया गया है। इसकी लंबाई देखिए कितनी है, 206 फीट है, 125 फीट नॉर्मल स्टैचू है और 81 फीट जो इसका बेस होता है ना, जिसपे मूर्ति रखी गई है वो है। तो टोटल कितना है, 206 फीट है। इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे ऐसी मतलब इनके अलावा जो जैसे आंध्र प्रदेश में इनकी स्टैचू लगाई गई है, इसके अलावा इतने बड़े बड़े स्टैचू मतलब एक अपने आप में बहुत यूनिक स्टैचूज कहाँ कहाँ पर लगाए गए हैं। आपको हिंट दे देती हूँ, एक आउट ऑफ इंडिया भी लगाया गया स्टैचू। आप मुझे उस स्टैचू का नाम बताइए और कहाँ लगाया है, ये सारी चीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आज का, हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन किस राज्य में स्थापित किया गया है। आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में ग्राफीन केंद्र कहाँ पर स्टार्ट किया गया है। आपको पता हो ग्राफीन क्या होता है। ग्राफीन एक कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, जो मतलब विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है और बहुत थिन लेयर होती है बट मजबूत बहुत होता है। मतलब अगर आप अपने बाल की कंपैरिजन में, तो मतलब एक बाल लें, अगर मोटाई कंपेयर करें तो बाल से 10,000 गुना पतला होता है, लेकिन वो बहुत मजबूत होता है अपने आप में। उसी से रिलेटेड है कि कहाँ पे स्थापित किया गया है, ये इमेज है उसकी। ऑप्शन देखते हैं, केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, तेलंगाना। आप आंसर मार्क करिए। एक सही आंसर क्या है, केरला। केरला में स्थापित किया गया है ग्राफीन केंद्र, आपको ये याद रखना है। ठीक है, आपसे जरूर पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम्स में। इस देखो केरला के बारे में थोड़ी सी न्यूज़ देख लेते हैं। कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम है इसकी कैपिटल। सीएम कौन है, पिनारावी विजयनाथ है। ठीक है, गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। आरिफ मोहम्मद खान अभी हाल ही में चर्चा में रहे, ये आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, ये आरिफ मोहम्मद खान है, चर्चा में रहे, इनके एक बुक का अनावरण हुआ था। केरला, आप बुक का नाम बताइएगा, जो इन्होंने बुक लिखी थी उसका अनावरण किया गया था, तो उसका नाम बताइएगा। ठीक है, मुझे केरला के मसालों का बाग कहते हैं इसे। सबरीमाला टेम्पल केरला में है, बहुत चर्चा में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, कथकली, मोहिनी अट्टम यहाँ के इंपॉर्टेंट डांस है, कथकली और मोहिनी अट्टम। ठीक है, केरला को जो तट है ना, जैसे मतलब हमारा जो साउथ इंडिया है ना, ये यहाँ पे अलग अलग जो तट है उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो केरला के तट को क्या कहते हैं, केरला के तट को कहते हैं मालाबार। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है यहाँ पर, पेरियार नेशनल पार्क है यहाँ पर। ठीक है, एराविकुलम नेशनल पार्क है, इडुक्की डैम है, पार्कियर नदी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे फेमस है। यहाँ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता रहता है, लोकेशंस वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, ये दोबारा रिपीट हो गया है आई थिंक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए आज का,
आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, हाल ही में विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली भारतीय महिला है, मतलब पहली बार ऐसा कोई भारतीय महिला ऐसी कोई है जिन्होंने टेबल टेनिस प्रतियोगिता जो होती है, विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता है, उसमें खिताब जीता है, तो पहली भारतीय महिला है। ठीक है, आपको याद रखना है। मैंने पहले आपको बहुत बार बताया, जो पहला होता है, जो कुछ काम जो पहली बार होता है या जो आखिरी बार हो रहा होता है, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखते हैं, मणिका बत्रा हैं, अंकिता दास हैं, श्रीजा अकुला हैं, पुलोमी घटक हैं। तो हमारा सही आंसर क्या है इसका? श्रीजा अकुला। श्रीजा अकुला ऐसी पहली महिला है, भारतीय महिला, जिन्होंने विश्व टेबल टेनिस में अवार्ड जीता है। देखिए ये फोटो है इनकी, ये है श्रीजा अकुला। ये हमारी बीटा डानी है। बीटा डानी देखिए मैंने बताया था आपको, कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था आपको, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के गवर्निंग बॉडी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है बीटा डानी। इनका ये इमेज है, ये हमारी श्रीजा अकुला है। देखिए बाहर टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला ने वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर में वुमेन सिंगल खिताब जीता है। साथ ही उन्होंने अमेरिका की लिली झांग को हराया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो श्रीजा अकुला है जिन्होंने अवार्ड जीता, उन्होंने किसको हराया है या किस देश के खिलाड़ी को हराया है? तो अमेरिका की जो लिली झांग है उनको हराया है। ठीक है, फिर इसी जीत के साथ में वर्ल्ड टेबल टेनिस प्रतियोगिता में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई है। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत। ये सारी चीज़ें महिलाओं से रिलेटेड हैं, तो आपको बिल्कुल याद रखनी है अच्छे से। ठीक है, देखिए कुछ मैंने चीज़ें ऐड की हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ कैसी हुई हैं। देखिए जैसे अभिषेक चौधरी हैं, वाजपेयी, उन्होंने मतलब कौन कौन सी बुक लिखी है, बुक से रिलेटेड है ये। अभिषेक चौधरी वाजपेयी जी पे एक बुक लिखी है, मैंने आपको आई थिंक परसों पढ़ाया था, ये द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट्स 1924 to 1977। देवाशीष चटर्जी हैं, कृष्णा द सेवेंथ सेंस। विनोद मानकारा हैं, प्रिज्म द सेंट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो। ये सारी बुक्स वगैरह हैं, आप इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। इनको पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा एक तरीके से, क्योंकि आप भी पढ़ सकते हो इनको, तो आप इनको एक बार मतलब चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जब भी आप चाहो कि कौन कौन सी बुक एक साल किसने लिखी है, तो आपके पास एक तरीके सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। ये लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट है, टोटल 10 बुक्स हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य ने कानूमा त्यौहार मनाया है? कानूमा त्यौहार मतलब बहुत सारे त्यौहार आजकल मनाए जा रहे हैं, तो उसमें यही कानूमा त्यौहार मनाया गया है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो कहाँ मनाया गया? केरला में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटका में। आप सही आंसर मार्क करिए। ये मनाया गया है तेलंगाना में मनाया गया है ये। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। क्या बोला है? बथुकम्मा फेस्टिवल जो है फूलों का त्यौहार, बोनालू उत्सव, ये 2 फेस्टिवल और हैं जो तेलंगाना में और भी मनाए जाते हैं, आप इनको याद रखिएगा। ये फेस्टिवल कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, नाम क्या है इसका? कानूमा त्यौहार। फीमेल्स वगैरह सेलिब्रेट करती हैं इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? सेकंड, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने जाति आधारित जनगणना की है? तो हमें पहले पता होना चाहिए फर्स्ट कौन सा है, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो ऑप्शंस क्या है? बिहार है, आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है। तो हमारा सही आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने, ऐसा दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित जनगणना स्टार्ट की है। हमारा पहला राज्य कौन सा है? पहला हमारा बिहार है। बिहार इससे पहले जाति आधारित जनगणना कर चुका है। ठीक है, आपको याद रखना है ये दोनों चीज़ें। आपसे पूछ सकता है कि आपसे स्टेटमेंट ऐसे दे सकता है कि एकमात्र ऐसा स्टेट है आंध्र प्रदेश जिसने जाति आधारित जनगणना की है, तो नहीं, बिहार ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में रहा है। तो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो है हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड वेटलैंड जो होते हैं, रामसर साइट्स होती हैं, उनके बारे में है। तो क्या है? वेटलैंड नेचर टूरिज्म गेट्स अ फिलिप। ईरान बहुत चर्चा में है। ठीक है, ईरान का जो एक शहर है ना रामसर, उसी के नाम पर जो वेटलैंड्स है ना, उनको रामसर साइट्स के नाम से जाना जाता है। तो अगर ये चर्चा में है तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है कि कितने हैं रामसर साइट्स इंडिया में है, टोटल वर्ल्ड में कितने हैं, इनको कंजर्व किसके तहत करते हैं। सारी चीज़ें हमारी न्यूज़ में, अगर न्यूज़ में चल रही हैं तो इंटरलिंक करके क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमाकर पूछ सकता है, इसलिए हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके पढ़ना है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है इसके बारे में, और आर्टिकल भी आ रहा है। देखिए, अगर न्यूज़ ईरान की चल रही है, आर्टिकल ऐसे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए इनके बारे में क्या है। देखिए,
वेटलैंड्स आर डिफाइंड एज लैंड ट्रांजिशनल बिटवीन टेरिटोरियल एंड एक्वेटिक इको। देखिए ये जैसे समुद्र का किनारा है, ठीक है, ये नदी का किनारा है, ये पानी भरा हुआ है, यहाँ पे मैदान है। तो ऐसी जगह होती है जहाँ वो नदी हो चाहे समुद्र हो, ऐसी जगह जहाँ पे ना तो पूरी तरीके से सूखा हो, मतलब ना ही पूरा तरीके से सूखी जमीन हो, ना ही पूरी तरह से गीला हो। दलदली क्षेत्र जो होता है ना उसको बोलते हैं वेटलैंड। वेट मतलब गीली मिट्टी है कहीं पर के, तो वो अपने आप में वेटलैंड, उसी को वेटलैंड कहते हैं, उसी के बारे में है, ठीक है। क्या है? सिस्टम वेयर द वाटर टेबल इज यूजुअली एट और नियर द सरफेस और द लैंड इज कवर्ड बाई सैलो वाटर। क्या बोलता है कि या तो पानी बहुत पास में होता है ऐसी जगह कि, या फिर क्या होती है जो सरफेस होती है बिल्कुल हल्के हल्के, मतलब हो सकता है घुटने तक पानी हो या गर्दन तक इतना पानी भरा रहता है वहाँ पे, या नीचे जमीन होती है, इसके बारे में है, ठीक है। वेटलैंड्स आर दोज एरियाज वेयर द सोइल इज कवर्ड विद द वाटर और द कैन प्रेजेंट नियर द ग्राउंड थ्रू द ईयर। इट सपोर्ट बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक स्पीसीज। जो यहाँ पे जो ये वेटलैंड्स होते हैं ना, यहाँ पे ज़मीन में रहने वाले जानवर भी रहते हैं आसपास, ठीक है, और जो पानी में रहने वाले जानवर हैं वो भी रहते हैं, मतलब दोनों लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करती है। यहाँ पे बहुत सारे पक्षी वगैरह होते हैं, वो वहाँ पे शेल्टर में रहते हैं। मतलब जो हमारा ये वेटलैंड्स होता है एक तरह का बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देता है। वहाँ पे जंगली मतलब जानवर जो होते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, मछलियाँ होती हैं या मगरमच्छ वगैरह होते हैं, वो अच्छे से रहते हैं, या कोई पेड़ में रहने वाले चीज़ें यहाँ पक्षी वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं, ठीक है। दीज एरियाज कैन बी फाउंड फ्रॉम द टुंड्रा टू द ट्रॉपिकल अपार्ट फ्रॉम द अंटार्कटिका। देखिए ये ना ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी मिल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि कहीं पर अगर बहुत ठंड है या बहुत गर्मी है तो वहाँ पे ना मिले, ठीक है। फिर क्या है? वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व ऑन 2 फरवरी। इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व 1971। हम हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, 1971 से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि जो वेटलैंड्स डे है वो कब से सेलिब्रेट कर, 1971 से स्टार्ट हुआ था, 2 फरवरी को हर साल मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है इसके बारे में? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है। देखिए हुआ ये कि जैसे मतलब वेटलैंड्स वगैरह हैं उनकी सूची जारी की गई कि हाँ इंडिया में ये वेटलैंड है, इस स्टेट में ये वेटलैंड है, इस कंट्री में ये वेटलैंड है, उनको सूचित कर दिया गया। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हो गया, इनकी लोग केयर नहीं कर रहे, मतलब नाम मिल गया है, ठीक है, अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं तो ठीक है, वरना उनका कोई ध्यान नहीं रख रहा था। जैसे आप एक तरह एग्जाम्पल लीजिए कि आपको घर वाले बाहर भेजते हैं कि पढ़ने के लिए, पढ़ने जाइए आप, ठीक है, रूम दिला दिया, कोचिंग करा दी, सब करा दिया, पैसे आपके ऊपर सारे लगा दिए, लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर क्या करते हैं? बोलते हैं चलो भाई अब तुम लाइब्रेरी जाओ, लाइब्रेरी जाओ, जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो तब तक लाइब्रेरी जाओ, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम लाइब्रेरी बंद कर देना। ऐसे क्या हुआ, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में जो है जो भी वेटलैंड्स होते हैं उनको रखते हैं। अगर कोई चीज़ वहाँ पे नेगेटिव हो रही है उसका कंजर्वेशन करते हैं, उसको उसमें सुधार करते हैं, जब सुधार हो जाता है तो उस लिस्ट से उसको बाहर कर देते हैं। यही है मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड्स। आपको ये बस इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं हम, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, इसके बारे में यही चीज़ें हैं सारी। ये लिस्ट एक तरीके से कि कितने हमारी कौन से स्टेट में कितने वेटलैंड्स हैं। मैंने नाम नहीं लिखे हैं यहाँ पर क्योंकि नाम अगर लिखती तो सूची बहुत लंबी हो जाती। तो एक बार आप ना नाम चेक कर लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा कि कौन कौन से वेटलैंड्स कहाँ पर हैं, या फिर हम आपको ना अलग से प्रोवाइड कर देंगे PDF में बना करके कि कौन कौन से वेटलैंड्स कहाँ पर हैं, क्योंकि ये PDF फिर बहुत लंबी हो जाती है इसलिए ऐड नहीं किया है। इसमें नंबर ऑफ वेटलैंड्स दिए हैं, सबसे ज़्यादा देखिए क्या है, सबसे ज़्यादा हमारे हैं इस वाली सूची में, सबसे ज़्यादा हमारे हैं तमिलनाडु में। आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स हमारे इंडिया में कौन से स्टेट में है, तो पहले नंबर पर जो आता है वो तमिलनाडु है। सेकंड नंबर पर हमारा आता है कौन सा, यूपी। सेकंड नंबर पर हमारा है यूपी, और थर्ड नंबर पे बताती हूँ, थर्ड नंबर पर आई थिंक 2 स्टेट है। थर्ड नंबर पर हमारा 2 स्टेट है, ये उड़ीसा एंड पंजाब, ये 2 स्टेट हैं जिनमें 6 हैं वेटलैंड्स। तो आपको याद रखना है, पहला हमारा है तमिलनाडु, दूसरा है यूपी, तीसरे नंबर पे हमारे हैं ओडिशा और पंजाब। इसके अलावा आप गो थ्रू कर लीजिएगा कितने रामसर साइट्स या वेटलैंड्स कहाँ पर हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने ये सूची डाली है क्या, लार्जेस्ट रामसर साइट्स ऑफ इंडिया, स्मॉलेस्ट रामसर साइट्स ऑफ इंडिया, मतलब सबसे बड़े कौन है, सबसे छोटे कौन है। तो सुंदरवन वेटलैंड जो है वेस्ट बंगाल, ये सबसे बड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें देखें अगर सबसे छोटा कौन सा है, रेणुका वेटलैंड जो है हिमाचल प्रदेश में 0.2 मीटर ही, मतलब बहुत छोटा है इसका, मतलब वर्ग फीट ये स्क्वायर है, बहुत छोटा एरिया है इसका। तो आप सबसे लंबा याद रखिए कौन सा, सुंदरवन है, सबसे छोटा है रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। इनकी ऐसे आपको क्या हो सकता है, ऐसी टेबल बनाने को आ जाए या फिर मैच मतलब सीक्वेंस सेट करने को आ जाए, तो आपको याद रखना है, पहला है सुंदरवन, दूसरा है वेम्बनाड, तीसरा है चिल्का, कोलेरू, भीतरकनिका,
आस्थामोडी, ये इनका सीक्वेंस है, ठीक है। छोटे इसमें देखते हैं क्या है, चिल्का, कोयलाडियो, घाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। देखिए नोट करना एक तरीके से ना हार्ड वर्क हो जाता है, स्मार्ट वर्क करिए आप। जो आपको लग रहा है कि इसका क्यों नोट करना है, आप उसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको लगता है बाद में फोटो कॉपी करा लीजिए, 1 रुपये लगे फोटो कॉपी हो जाएगा, उसका टाइम जो आपको नोट करने में जो घंटा लगाएंगे ना वो बच जाएगा आपका। आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। इसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है, साइट्स में भी एडेड टू एंड रिमूव फ्रॉम द रिकॉर्ड्स। मैंने बताया ना आपको, ऐड करते हैं रिकॉर्ड्स में फिर रिमूव कर देते हैं। अगर लगता है कि मतलब जो जिस जिस चीज़ के लिए उनको ऐड किया गया था, जिस सुधार के लिए ऐड किया गया था वो सुधार हो गया है तो उसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड, इनका हम कंजर्वेशन कर क्यों रहे हैं। कोई चीज़ ठीक है, पानी भरा हुआ है, लोग सोच सकते हैं ना कि क्यों इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, इनको क्यों कंजर्व कर रहे हैं, इनको संरक्षित क्यों कर रहे हैं। पानी भरा हुआ है, जानवर रहने दीजिए, उनको क्यों छेड़ रहे हैं, हम क्यों चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें अच्छे से रहें। ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोस्टल एरिया में बहुत अगर वेटलैंड कोई है तो वो जो भी जिस कोस्टल एरिया पे है और लैंड एरिया पे जो चीज़ें रह रही, मतलब ज़मीन है, खेती हो रही है, लोग रह रहे हैं, उसको एक तरीके से बचाते हैं। आने वाले जो तूफान होते हैं, जो समुद्री तूफान है या समुद्री लहरें जो हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँचती, सारी चीज़ों को कंजर्व करते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इसका देखते हैं कि इसके बारे में, हाईली प्रोडक्टिव है, बहुत प्रोडक्शन होता है यहाँ पर इकोसिस्टम्स के लिए। प्रोवाइड द वर्ल्ड विथ नियरली 2/3 ऑफ फिश हार्वेस्ट। 2/3 क्या है, फिश हार्वेस्ट इन्हीं एरिया पे होता है, ठीक है। जो मछली पालन वगैरह होता है ना वो इन एरिया पे ही होता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, एक तरीके कार्बन सिंक का काम करते हैं बहुत ज़्यादा। वेटलैंड्स स्टोर कार्बन विद इन देयर प्लांट्स, कम्युनिटीज एंड soil instead of releasing it to the atmosphere as carbon dioxide, lowering flood heights। देखिए क्या होते हैं, जो एरिया होते हैं वो कार्बन सिंक का काम करते हैं, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, ना कि छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, लोवरिंग फ्लड हाइट्स एंड रिड्यूसेस सॉइल एरोजन। जो बाढ़ वगैरह है उसके खतरे को कम करते हैं, और जो सॉइल एरोजन होता है, जो मिट्टी की जो उर्वरता कम होती है उसको भी कंजर्व करते हैं, मिट्टी की उर्वरता को कम नहीं होने देते, बना के रखते हैं, ठीक है। वेटलैंड्स फंक्शन एज नेचुरल बैरियर दैट ट्रैप एंड स्लोली रिलीजेस सरफेस वाटर, रेन और स्नो डाउन। क्या बोल रहा है, ये सारी चीज़ें बोल रहा है कि ये क्या होता है, जैसे पानी वगैरह है, यहाँ पे पानी भरा रहता है तो सूखा वगैरह नहीं हो पाता है वहाँ पे सारी चीज़ें, ठीक है। पानी को होल्ड करके रखता है, मिट्टी को होल्ड करके रखता है। फ्लड वगैरह आता है उससे भी जो एरिया होता है उसको बचा के रखता है, ठीक है। देयर थ्रेट्स टू वेटलैंड, इससे पूछ रहा है कि इसमें बता रहा है कि थ्रेट्स मतलब खतरे क्या क्या हैं, वेटलैंड्स को हम उन्हें कंजर्व क्यों कर रहे हैं, किन खतरों से हम उन्हें बचाने की कोशिश करें, इसके बारे में है। अर्बनाइजेशन जो हो रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे ये नदी है, ठीक है, यहाँ पे वेटलैंड्स थे, यहाँ पे वेटलैंड्स से पहले लोग यहाँ तक घर बना के रह रहे थे। अर्बनाइजेशन हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, लोग यहाँ पे घर बना के रह रहे हैं, तो ये वेटलैंड्स है ना, ये सब इनको खतरा हो रहा है, ये चीज़ें ना मतलब सिंक हो रही हैं, छोटी हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एग्रीकल्चर, लोग खेती करने के लिए भी इनका मतलब यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉल्यूशन हो रहा है, यहाँ पे पॉलीथीन प्लास्टिक्स वगैरह इकट्ठे हो रहे हैं, इसकी वजह से भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे जो इकोसिस्टम है वेटलैंड्स का वो सारा बर्बाद हो रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज हो गया, स्टॉर्म्स वगैरह बहुत ज़्यादा, सूखा पड़ रहा है, कभी बहुत ज़्यादा तूफान आ रहे हैं, मतलब स्टॉर्म्स आ रहे हैं, समुद्री तूफान आ रहे हैं, या लहरें मतलब बहुत सारे रीजन्स ऐसे जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल ऐसे हैं चीज़ें जिसकी वजह से वहाँ पे नकारात्मक दिखने को मिल रहा है इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्रैगिंग हो रहा है, वहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से उनका कंजर्वेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है चीज़ों को। फिर इसका नेक्स्ट हमारा क्या, रामसर साइट्स इन इंडिया। मैंने बताया आपको रामसर साइट्स कितनी है, टोटल रामसर साइट हमारे इंडिया में 75 है। फर्स्ट में है तमिलनाडु, सेकंड में है यूपी, थर्ड में हमारा ओडिशा और पंजाब। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। और सबसे बड़ा और सबसे छोटा भी मैंने बता दिया आपको, उसको एक सूची देख लीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रामसर साइट्स इन इंडिया, 75 है टोटल, आपको याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया साइन द रामसर कन्वेंशन इन फरवरी 1982। 1982 में हमने साइन किया है फेब में, ठीक है, आपको ये याद रखना है। देयर आर ओवर 2400 रामसर साइट्स अराउंड द वर्ल्ड, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में कितनी है, 2400 साइट्स हैं, ठीक है। कवरिंग कितना एरिया कवर कर रहे हैं, 2.5 मिलियन स्क्वायर्स। इंडिया
India's tally of 49 without including the recently डेजिग्नेटेड 5 साइट्स। इसमें बोलना है कि जो टोटल है 49 बता रहा है, जो अभी हाल ही में ऐड की गई हैं, रिमूव की गई हैं, उनको नहीं ऐड किया है। डेजिग्नेटेड वेटलैंड्स स्प्रेड ओवर 10,936 स्क्वायर में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता रहा है कि कितने स्टेट्स में हमारे कितने सारे मतलब वेटलैंड्स हैं, कितना एरिया कवर कर रहे हैं। फिर इसमें क्या है, यूनाइटेड किंगडम 175 है एंड मैक्सिको 142 है। हैव द मैक्सिमम रामसर साइट्स इन द वर्ल्ड। आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में किसके पास रामसर साइट्स हैं या किस कंट्री में है, तो सबसे ज़्यादा है हमारी यूके में 175। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, मैक्सिको में है, मैक्सिको में है 142 है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं इनको कंजर्व करने के लिए, ठीक है। वर्ड देखिए, कंजर्वेशन है इनिशिएटिव एट ग्लोबल लेवल। रामसर कन्वेंशन किया गया है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड्स रखे गए हैं, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। ये वर्ल्ड लेवल पे है। इनिशिएटिव एट द नेशनल लेवल, हमारे इंडियन लेवल पे कौन से काम किए गए हैं, वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स बनाए गए 2017 में। एक्शन प्लान ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसने भी स्टार्ट किया है। 2 चीज़ें हमारे ऑल इंडिया में चल रही हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड की मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसमें क्या है, कंट्री जैसे अफगानिस्तान है, कैपिटल काबुल है, लेंथ ऑफ बॉर्डर, आई थिंक कुछ गड़बड़ किया है, किसी और चीज़ को यहाँ पे लगा दिया है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। ये जो हमारा आर्टिकल है ना, ये तरीके से आप अभी पढ़ लीजिए, बता दूंगी बाद में किस में ऐड किया गया है। ये हमारी ये हम कौन से कंट्री के साथ कितनी बॉर्डर शेयर करते हैं उसके बारे में है। अफगानिस्तान के साथ हम 106 किलोमीटर शेयर करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता है ना एग्जाम्स में कि हाँ मतलब अनुवर्ती मतलब बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम सेट करिए, किसी कंट्री के साथ हम कितनी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारी बॉर्डर शेयर होती है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। फर्स्ट नंबर पे है बांग्लादेश, 4156 किलोमीटर हम शेयर करते हैं। उसके बाद हमारा नंबर किसका आता है, ये है चाइना के साथ शेयर करते हैं। तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान। तो फर्स्ट नंबर बांग्लादेश, दूसरा नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, आपको याद रखना है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है एक मतलब हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इसका नाम क्या है, पूरा नाम कि हॉर्नबिल फेस्टिवल 2 जगह सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। इसका नाम है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल देखिए इसका ये है, और ये हॉर्नबिल है, ये एक पक्षी है। इसके कंजर्वेशन के लिए हर साल इसे सेलिब्रेट करते हैं। क्या है, फर्स्ट एवर वॉज हेल्ड इन 2015 में पहली बार मनाया गया था। सिजोसा पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो पक्के पागा फेस्टिवल है यहाँ कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। द एम वॉज टू रिकॉग्नाइज द रोल प्लेड बाय द नईसी ट्राइबल। आपसे पूछ सकता है कि कौन सी ट्राइब जो मनाती है ये, तो नईसी ट्राइब है वो मनाते हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ पे मनाते हैं। फिर क्या है, पक्के टाइगर रिजर्व है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, आपको ये भी याद रखना। आपसे पूछ सकते हैं पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। इसमें इसका जो मेन मोटो है ना, इस पक्षी को कंजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ही मनाया जाता है। आपको याद रखना है कहाँ मनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। इसके अलावा ना दिसंबर माह में मनाया जाता है दूसरे, देखिए बताती हूँ। द ईयर फेस्टिवल्स एम टू अंडरस्कोर द क्रिटिकल नीड फॉर preservation these iconic birds. The Hornbill Festival is a 10-day annual cultural festival in Nagaland. अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं हम कौन सा, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा हम मनाते हैं 10 दिन का एक हम फेस्टिवल मनाते हैं नागालैंड में, ठीक है। ये भी अपना आप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द हॉर्नबिल फेस्टिवल। द हॉर्नबिल फेस्टिवल बोलते हैं इसको, फेस्टिवल्स ऑफ द फेस्टिवल भी बोलते हैं। यहाँ पे नाम लिखा होगा इसका, हाँ।
ये देखिए, ये लिखा फेस्टिवल ऑफ द फेस्टिवल्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये मनाते हैं दिसंबर माह में 10 दिन के लिए मनाते हैं। जो दिसंबर माह में मनाते हैं 10 दिन के लिए, वो नागालैंड में मनाते हैं। जो अभी मनाया गया है जनवरी माह में, वो मनाते हैं अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये यूएनडीपी होगा। यूएनडीपी और ईयू ने पापुआ न्यू गिनी, ये सब क्यों गलत लिखा, न्यू गिनी क्या है, यूएनडीपी और ईयू ने पापुआ न्यू गिनी के वनों की कटाई, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के लिए 4,20,000 जो डॉलर हैं आवंटित किए हैं। इसके बारे में आपसे पूछ सकता है कि किसने किसने कहाँ के लिए आवंटन किया है, तो पापुआ न्यू गिनी के लिए आवंटित हुआ है। ईयू ने और यूएनडीपी ने कंट्रीब्यूट किया है इसके लिए, ठीक है। यूएनडीपी और ईयू वनों की कटाई से निपटने, खाद्य सुरक्षा, जलवायु बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को अनुकूल होने के लिए 4,20,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक का अनुदान आवंटित किया गया है। सतत विकास की दिशा में एक जो न्यू गिनी है ना, पापुआ न्यू गिनी, वहाँ पे वृक्षों की बहुत कटाई हुई थी, जिसके वजह से जैसे देखिए क्या होता है, अगर आप किसी डेवलप कंट्री से कोई रिसोर्स उठा लेना, पेड़ पौधे काट लें, वहाँ का कोई कोयला उठा लें, वहाँ से कुछ चीज़ें ले लें, तो शायद वो लोग ना आप पे मतलब आप पे बहुत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जो बहुत गरीब कंट्रीज़ हैं ना, बहुत अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ से ना जो डेवलप कंट्री रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाते हैं, वहाँ से पेड़ काट लिए, मतलब लकड़ी वगैरह वहाँ से काट लिया, जो अच्छे पौधों की लकड़ियाँ हैं वो ले ली, वहाँ से कोयला निकाल लिया, सोने की खदानें खोद लिए, तेल निकाल लिया, या फिर और भी चीज़ें ऐसे होती हैं। बट वहाँ पे वो लोग क्या वो सोचते हैं कि ठीक है, कोई दूसरी कंट्री आके काम कर रही है, वो हमें रोजगार प्रदान कर रही है। जैसे हम होता पहले भारत में जो अंग्रेज आए थे, तो लोगों को लग रहा था ठीक है काम दे रहे हैं, तो जो कुछ लोग थे उनको लगता था ना कि चलो अंग्रेज आए भारत में काम दे रहे हैं उनको, तो वैसे ही उनकी मेंटेलिटी भी होती है। तो इससे वो क्या रहा है, वहाँ पे उनका शोषण होता है, उनके रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, उनको इन फ्यूचर पता चलेगा ये चीज़ें। तो ऐसी चीज़ें ना हो, वहाँ पे जो खाद्य सुरक्षा है, इन्वायरमेंटल जो डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, वहाँ पे नुकसान हो रहा है लोगों को, उसका एक तरीके से मुआवजा दिया गया है इन 2 संस्थाओं के द्वारा, ठीक है, आपको याद रखना है। इसी में क्या है, ताकेंडा संग्रहालय में हैंडओवर समारोह किया गया है। इन अनुदानों का आधिकारिक हस्तांतरण 17 जनवरी 2024 को एंगा प्रांत के वाबांग में ताकेंडा संग्रहालय में आयोजित किया गया है, ठीक है। कार्यशाला में प्रांतीय प्रशासक श्री सैंडिस साक सहित प्रमुख हस्तियों, वाणिज्य, संस्कृति और पर्यटन की प्रांतीय निदेशक सुश्री मगरट पोटाने और कृषि पशुधन के प्रांतीय निदेशक श्री सैनी टिरोन भी सक्रिय भागीदारी देखिएगा। मतलब आप इनका एक बार नाम याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन शामिल था, ठीक है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्या है, पीएम मोदी ने किया है बेंगलुरु के पास बोइंग के ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस का उद्घाटन किया है। ये बोइंग है, एक मतलब कंपनी है जो मतलब फ्लाइट्स वगैरह चलाती है, जिनके नाम के फ्लाइट्स वगैरह चलती हैं। वहाँ पे एक उद्घाटन किया गया है, किसका, ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोइंग के 1600 करोड़ रुपए के BIETC परिसर का अनावरण किया है, जो अमेरिका के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा। आपसे पूछ सकता है कि कहाँ पे उद्घाटन किया गया है, तो ये अमेरिका में, अमेरिका के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा, इंडिया में ही किया गया है, लेकिन अमेरिका के बाहर किसी बड़ी मतलब कंपनी में इतना इन्वेस्टमेंट पहली बार हुआ है। 19 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के पास बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है, आपको याद रखना है। और इसके आगे ना इस पर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, ये तो ठीक है, ये था न्यूज़ इम्पोर्टेंट हमारे लिए, ये होती है क्या है, मुख्य विशेषताएं हमने देख ली, ठीक है। उसका एरिया वगैरह है, कहाँ पे किया गया है, कौन कौन से शामिल थे, सारी चीज़ें इसमें है। इसका इम्पोर्टेंट जो कार्यक्रम है ये है बोइंग सुकन्या कार्यक्रम के बारे में है। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम एक तरीके से क्या है, जो हमारी मतलब फ्लाइट्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ें ऐड होती हैं, उनमें कोशिश की जा रही है कि महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाए, ठीक है। उसी से रिलेटेड कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिसर का उद्घाटन करने के अलावा बोइंग सुकन्या कार्यक्रम भी लॉन्च किया है। ये पहले पूरे भारत से उभरते विमानन क्षेत्र में अधिक लड़कियों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाया, मतलब जो भी विमानन क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ काम करें, उसके लिए लड़कियों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम में STEAM क्षेत्रों और विमानन करियर को लड़कियों
और महिलाओं को समर्थन और सशक्त बनाने के उद्देश्य से घटक शामिल किए गए। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बोइंग सुकन्या कार्यक्रम है वो किन के लिए है, तो जाहिर सी बात है महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है। किस क्षेत्र में है, तो जो विमानन क्षेत्र है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भर्ती हो, महिलाएं कार्यरत हों, वहाँ पे शामिल हों, इसके लिए स्टार्ट किया गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कंजर्वेशन विद औरंगजेब। चारू निवेदिता का वो एक उपन्यास है। चारू निवेदिता जी ने एक उपन्यास लिखा है। उपन्यास का क्या है नाम है? कन्वर्सेशन विद द औरंगजेब, मतलब औरंगजेब से वार्तालाप, ऐसी कुछ उन्होंने एक उपन्यास लिखा है जिसमें क्या है कि इसके हम बताती हूँ। कन्वर्सेशन विद औरंगजेब तमिल साहित्यकार है ये। चारू निवेदिता का एक उपन्यास है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद नंदिनी कृष्णन ने किया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो नंदिनी कृष्णन जी ने किया है। ये एक पुस्तक जो है ऐतिहासिक कथा है, व्यंग्यात्मक टिप्पणी है, मतलब ऐतिहासिक तो है, मतलब इसमें क्या है कुछ हमारे पुराने जो मतलब ऐतिहासिक तथ्य हैं वो उठाए गए, उनमें व्यंग्यात्मक रूप से मतलब थोड़ा फनी में उनको प्रेजेंट किया गया है। एक तरीके से वार्तालाप कम्युनिकेशन के फॉर्म में उसको स्टोरी को बताने की कोशिश की गई है। इसमें मिश्रण का जो पाठकों के ऐतिहासिक और समकालीन दोनों विषयों पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। मतलब स्टोरी पुरानी उठाई गई है लेकिन जो टॉपिक्स वगैरह हैं जो उससे मैसेज करने की कोशिश की गई है लोगों को, वो हमारे मॉडर्न है। इसका अंदर क्या लिखा? औरंगजेब के साथ बातचीत का अवलोकन किया गया। इसमें स्टोरी जो ये उपन्यास है ना उसमें है कि राइटर ने औरंगजेब के साथ बातचीत कुछ की है, उसको एक स्टोरी के फॉर्म में बताने की कोशिश की है। उपन्यास जो आंशिक रूप से ऐतिहासिक है, आंशिक रूप से व्यंग्यपूर्ण है। मैंने बताया ही आपको। जो लेखक द्वारा एक नई किताब के लिए शाहजहां की भावना के साथ सत्र आयोजित करने के प्रयास से शुरू होता है। हालांकि कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है जब शाहजहां पर औरंगजेब का साया आ जाता है। मतलब शाहजहां पर औरंगजेब का साया आ जाता है, उसके बाद स्टोरी को कन्वे किया गया है, उस स्टोरी को आगे बताया गया है, उसी के बारे में थोड़ी सी फनी में बताई गई है। कहानी को हाईजैक कर लेता है आगामी बातचीत सम्राटों की मार्केटिंग रणनीतियों। मतलब देखिए इसमें क्या बताया, कहानी में मार्केटिंग रणनीतियों के बारे में बताया गया है, विद्रोह बताया गया है, मार्क्सवाद से लेकर आधुनिक सांस्कृतिक संदर्भों तक विभिन्न विषयों पर जो एक हास्यपूर्ण गहन कथा में परिणत होती। मतलब इसमें क्या किया गया है, जो राइटर है उसने एक पुरानी ऐतिहासिक कथा को उठाकर, कहानी को उठाकर, जो हमारी आज की जो समस्याएं चल रही हैं ना, या जो हमारी आजकल के लोगों की थिंकिंग है, सोच है, जो मॉडर्नाइजेशन, जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, उन सबको उन्होंने वहाँ पुराने ऐतिहासिक संदर्भ में बताने की कोशिश की है। ठीक है, इसमें आप जैसे मार्केट वगैरह कैसे लगता है वहाँ पे बताया है। उसके बाद जो हमारा मार्क्सवादी सोच है, अप्रोच है लोगों की, उसके बारे में बताने की कोशिश की है। सांस्कृतिक जो कल्चरल वगैरह चीज़ें हैं वहाँ की किसी थी वो भी बताने की कोशिश की है। तो बहुत अपने आप पे बहुत अलग नई तरीके से लेखन किया उन्होंने, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में नेक्स्ट हमारा क्या है, ऐतिहासिक कथा साहित्य के प्रति अनोखा दृष्टिकोण है। एक मतलब नया ही दृष्टिकोण देखने को मिला है कि कन्वर्सेशन विद औरंगजेब अपने शैली झुकाव वाले दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, जिसमें ऐतिहासिक तत्वों को आधुनिक व्यंग्यात्मक मोड के साथ मिश्रित किया गया है। उपन्यास ऐतिहासिक और समकालीन दोनों संदर्भों में सत्ता और धर्म, ये सब चीज़ें इसी में है कि जो भी चीज़ें हैं वो अपना में बहुत इंपॉर्टेंट वे में रखी गई हैं, बहुत यूनिक वे में राइटर ने बताने की कोशिश की है। जो हमारी ये राइटर है इनके बारे में देखते हैं क्या है। तमिल साहित्य की प्रसिद्ध हस्ती हैं ये, मतलब तमिल साहित्य करती हैं, जो सीमा तोड़ने और उत्तर आधुनिक लेखन मतलब होता है जो पहले के राइटर्स थे ना, जो पुरानी चीज़ों पर ही लिखते थे, उनसे थोड़ा हट करके आज की जो सामाजिक समस्याएं उन पर लेखन करती हैं। ठीक है, उनका उपन्यास जो है, इनके उपन्यास और भी हैं, जैसे जीरो डिग्री पहले अंग्रेजी अनुवाद में प्रकाशित हुआ था। उनकी अनूठी शैली और विषयगत अन्वेषण को प्रदर्शित करता है। और औरंगजेब के साथ जो हमारा इनका एक नया है, तो आपसे पूछ सकता है कि जो जीरो डिग्री किसका उपन्यास है, तो ये भी चारू निवेदिता जी का ही उपन्यास है। ठीक है, तो देखिए आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे सारे मैंने कवर कर दिए हैं। आपको आई होप सारे समझ में आए होंगे, सारे अच्छे लगे होंगे। अगर कोई डाउट है किसी भी आर्टिकल को लेकर के, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, लग रहा है कि कुछ कमी है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हमारे हैं, चाहे वो करंट अफेयर हो या कोई स्टैटिक पोर्सन की सब्जेक्ट का हो, आपको सारे मिलते हैं। तो चलिए, हैव अ गुड डे, थैंक यू।